पिछले कुछ अरसे में एक रिसर्च हुई, इस साल की तो नहीं है, 2-3 साल पहले की रिसर्च है, कि जो मैदे की कैप्सूल आते हैं ना, ओमिप्राजोल, राइजेक के नाम से आता है या दूसरे नाम से आते हैं, ओमिप्राजोल, ये एक साल में पाकिस्तानियों ने 8 अरब रुपए की इस्तेमाल की, और वो 8 अरब में से 6 अरब सिर्फ कराची में इस्तेमाल हुई है। अब आप सोच लें कि कराची वालों के मैदे जो है वो किस तरह के हैं। 6 अरब की जो ओमिप्राजोल है, राइजेक है, अभी तो इस साल के तो आदाद शुमार नहीं है मेरे पास, लेकिन 2 या 3 साल पहले का ये आदाद शुमार है कि हम सिर्फ कराची वालों ने 6 अरब रुपए की ओमिप्राजोल राइजेक खा ली है। अब सेहत को हम किस तरह गनीमत जाने, उसमें एक ये भी है ना कि भाई सेहत होगी, आपके पास 99 प्रॉब्लम है, जब तक आपके पास एक प्रॉब्लम नहीं है सेहत की। जिस दिन आप बीमार हो गए आप वो 99 प्रॉब्लम्स छोड़ देंगे। आज किसी को बोलते हैं ना कि यार ये चीज़ें कर लो, तो उसका पहला जवाब क्या होता है कि यार मैं तो सुबह से निकलता हूँ, मैं तो आता ही रात को 2 बजे हूँ, मेरे बगैर तो काम हो ही नहीं सकता। अब मेरा तो शोबा है शुगर का, तो मेरे पास इसी तरह के मरीज आते हैं। लेकिन मैं उनसे एक बात करता हूँ, मेरी अपना मुशाहिदा है, मैंने तकरीबन 3 साल से मैं डायबिटीज़ की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो हमारा मुशाहिदा है कि जिस दिन खुदा ना खास्ता उस शुगर वाले मरीज़ का गुर्दा फेल हो जाए, तो उसको दिन में, हफ्ते में 3 दिन जो है वो डायलिसिस करानी पड़ती है। फिर उसके पास और कोई वो एक्सक्यूज़ नहीं होता कि भाई मैं जो नहीं, उसको डायलिसिस करवाने जाना है। फिर वही कारोबार में जो रात के 4 बजे तक बैठ रहा है, कोई और बैठा होगा। इसी तरह हमने देखा है कि एक बंदा जिसने शुगर कंट्रोल नहीं की, उसका एक टाइम आता है कि पैर काला हो जाता है और पैर काटने की नौबत आ जाती है। और इस पैर के काटने की वजह से, मैं आपको बताऊं, कैंसर है ना, कैंसर, गोरे जो है ना वो 5 ईयर सर्वाइवल देखते हैं कि भाई कैंसर हो गया, अभी अगले 5 साल कैसे जिंदा रहेगा। मुंह के कैंसर हमारे यहाँ बहुत कॉमन है कराची में, जिसके आसपास वाले को हो जाते हैं वो फिर छोड़ देता है मावे, और जिसके आसपास वाले को नहीं होते वो बेचारा हट दर्मी पे होता है, जब तक या तो खुद को नहीं हो जाए, किसी सामने वाले को नहीं हो जाए। तो कैंसर के बाद जो 5 ईयर सर्वाइवल रेट है कि भाई ये 5 साल तक जिंदा रहेगा, उसकी पूरी वो आधा शुमार कि भाई कैंसर हुआ, उसके 5 साल तक कितना % जिंदा रहा है, तो उसकी जो परसेंटेज है वो पाँव कटने के बाद 5 साल जिंदा रहने वाले से बहुत ज़्यादा है। यानी पाँव कट गया तो 5 साल भी, मुशाहिदा है कि 5 साल भी इंसान जिंदा नहीं रहता, इल्ला माशाल्लाह जिसको अल्लाह पाक रखे है। लेकिन मुशाहिदा यही है कि कैंसर वाला फिर भी सर्वाइव कर जाता है, लेकिन पाँव जिसका कट गया वो सर्वाइव नहीं कर जाता। और इसमें भी एक और बात यह है, एक और पहलू ये है इस बात का, पाँव कटने के हवाले से, कि लोगों के घर तक बिकते हुए देखे हमने। मतलब एक पाँव में जख्म हुआ, मेरा तो काम सारा दिन जो है ना वो डायबिटिक फुट का ही मैं कर रहा होता हूँ, अजीजाबाद में मेरा क्लिनिक है, तो हमारे पास आते हैं लोग, लेकिन उनको समझा देते हैं कि भाई आप क्या करें, आप जो है वो अभी इतना सा जख्म है, इसको जो है आप इलाज करेंगे तो हो सकता है 5-10 हज़ार में आपका ये मामला सेट हो जाए। एक उंगली काली हो गई है, अब उसका सारा मुआयना किया कि भाई एक उंगली काटेगी, बाकी सब आपका पैर बच जाएगा, वो भी शर्त ये है कि आपकी शुगर कंट्रोल में रहे। अच्छा, उसको रास्ता हमने बता दिया। अब वही वाली बात है कि हर घर में डॉक्टर है, हर गली में डॉक्टर है, ठीक है, तो वो आएंगे हमारे पास कब आते हैं, जब पूरा पैर काला हो जाता है। पहले समझाया था, घर जाएंगे कहेंगे यार फलां के पास चले जाओ, फलां के पास जो है ना वो फक्की देता है, वो फक्की ले लोगे सही हो जाएगा, वो जो है वो ऐसी पट्टी करेगा काले से सफ़ेद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब ये करते करते अब फक्की में भी जो है वो ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है ना वो स्टीरॉयड का होता है, ठीक है। होम्योपैथिक भी कुछ ऐसे, होम्योपैथी अच्छी चीज़ है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो होम्योपैथिक खुद को बताते हैं लेकिन होम्योपैथिक फिजिशियन होते नहीं है, तो वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं स्टीरॉयड। स्टीरॉयड का काम क्या होता है कि वो बज़ाहिर तो आपको सही कर देगा, लेकिन थोड़े अरसे बाद वो आपकी शुगर इतनी बढ़ा देगा कि आपके सारे आज़ा मुतासिर हो जाएंगे। अब शुगर का मामला ऐसा है, मैं बाकी बीमारियों की तरफ भी आता हूँ, लेकिन अभी जो माशरे में बढ़ती हुई बीमारी है ना उसमें हम गिनी चुनी है जो हम गिन सकते हैं उंगलियों पे, जिसमें सबसे सरे फहरिस्त शुगर है, उसके बाद ब्लड प्रेशर, उसके बाद हार्ट अटैक, ठीक है, जिसको हम इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं, उसके साथ यूरिक एसिड, हाइपर यूरिसीमिया जिसकी वजह से गाउट हो जाता है, फिर बाकी बीमारी आती है। लेकिन ये 3-4 बीमारियां साथ चल रही हैं। और अभी आप देख लें पाकिस्तान में इस वक्त 3 करोड़ 30 लाख कमोबेश लोगों को शुगर है। ये भी वो लोग हैं जो पर्चे पर हैं, जिनके टेस्ट हुए हैं,
कितने ऐसे हैं हमारे पास आते हैं, हम बोलते हैं शुगर का टेस्ट करो, बोला सब चीज़ें बंद हो जाएंगी। अरे भाई आप अपनी सेहत देखो। उनको फिर कब होश आता है? जब खुदा न खास्ता पैर काला हो गया, खुदा न खास्ता गुर्दे फेल हो गए, खुदा न खास्ता आंखों की बीनाई चली गई, फिर उनको समझ आता है। ठीक है, तो 3,30,00,000 लोगों को शुगर है और 10% यानी 33 लाख या 34 लाख लोग वो हैं जिनका पैर कटने वाला है या कटेगा, एक जो अंदाजा लगाया गया है। ठीक है, बाकी अल्लाह पाक जिसको रखे। तो इस चीज को एक साहब ने बड़ी अच्छी बात की, मैंने कहा अगर ये चीज हो जाए ना तो फिर लोगों को पता चले। जिस तरह कोरोना का आता था ना कि इतने लोगों को आज कोरोना डायग्नोस हो गया, इतने लोगों को खौफ फैला हुआ था। सबसे बड़ा खौफ इस वक्त डायबिटीज का होना चाहिए, आपको पता है। हर दिन खाली आप ये रिपोर्ट आ जाए ना कि इतने लोगों को शुगर डायग्नोस हो गई, तो आपको अंदाजा होगा ये कितना तेजी से फैल रही है। और इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये नहीं है कि सिर्फ मीठा खाने से होती है। अब आपके पास, मेरे पास तो ऐसे ऐसे माशाल्लाह आते हैं ना, वैसी ऐसी चीज़ें ले आते हैं, लिख के आते हैं पूरा पेपर कि मैं जाके ये सवाल करूंगा। उसमें बहुत सारे सवाल होते हैं कि फला चीज़ खा सकते हैं, ये चीज़ कर सकते हैं, वो चीज़ कर सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा मसला जो है ना वो ये है कि मरीज आएगा या मरीजा आएगी, वो उसको कहेंगे कि क्या खाया आपने, 400 शुगर है, क्या खाया? कुछ नहीं खाया, मुझे भूख कहाँ लगती है। अच्छा भाई, पूछते पूछते पूछते, अब ये देखो, ये आर्ट है, हिस्ट्री टेकिंग हम कहते हैं आर्ट है कि आप मरीज से उगलवाओ कि उसने क्या किया है। और कहते हैं डॉक्टर और वकील से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, दोनों बैठे हैं अभी। ठीक है, तो मरीज से पूछते पूछते पता चलता है यार 2 पापे खाए थे और चाय पी थी। ठीक है, अब वो पापे में क्या है? पापे में वही मैदा है, वही चीनी है, नमक है, और ये हमारा नाश्ता नहीं है, ये नॉर्थ अमेरिका का नाश्ता है। और ये नाश्ता एक चूहे को खिलाया गया तो वो चूहा घूमता रहा, उसको समझ नहीं आई कि मेरे किस बिल में जाना है, मुझे किस रास्ते में जाना है। वो इतना वो हो गया। हम क्या कर रहे हैं? हम जो है वो यही पापे खाएंगे, यही चीज़ें खाएंगे, और फिर हम जो है ना, सबसे ज़्यादा मसला ये होता है कि थोड़ी देर बाद हमें नींद आ रही होती है। खाना वो होना चाहिए जिसको खाने के बाद आपको एनर्जी महसूस हो। ठीक है, खाए पिए और अल्लाह की इबादत करें ना, हमारा तो ये होना चाहिए मोटो। लेकिन हम क्या करते हैं? खाते पीते हैं और फिर नींद आती है, बैठे बैठे सो रहे होंगे। ठीक है, फिर हमारे एक चीज़ तो चलो ये खाने पीने का हमारा पैटर्न सही नहीं है, और बेकरी आइटम्स जिस हिसाब से हम खाते हैं, मतलब शाम में चाय के साथ बिस्किट तो खाना ही खाना है। फिर किसी के बाद एक हजरत साहब के बाद मैं गया महफिल के लिए, उन्होंने भी मुझे इन्वाइट किया था, तो उन्होंने पाकोला और 4 बिस्किट रख दिए मेरे आगे। तो मैंने कहा हजरत, तो कहा यार हम ये तनावल फरमाए हम सबको। मैंने कहा ये देखें, यहीं से चेंजेस आएंगे। आप जब चेंज लेकर आएंगे, आप कहेंगे कि यार नहीं, मैं आज के बाद जो है ना वो सलाद रखूंगा सामने। अब वो सामने वाले का भी वो है कि भाई वो खाता है कि नहीं खाता। ठीक है, लेकिन अगर आप रखना ये चीज़ें प्रैक्टिस करना शुरू करें तो चीज़ें बड़ी बेहतर हो जाएंगी। आप अंडे जो है वो इतने अच्छे अंदाज में पेश करेंगे, सामने वाला जो है ना वो कहे यार मैं एक एक स्लाइस खा लूँगा, इसका एक एक हिस्सा खा लूँगा। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको आप ठीक कर लेंगे। इसको भी मैं बताऊँगा, एक फार्मूला है जिसको हम फॉलो करवाते हैं मरीजों को, और उसका बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा मशहूर भी हूँ इंसुलिन छुड़वाने वाला डॉक्टर के नाम से, कि भाई हम कोशिश करते हैं मरीजों की इंसुलिन छुड़वा दें। और मेरी हद तक इम्कान ये होती है कि मरीज आता है तो 2 इंसुलिन ले रहा है, 4 किस्म की गोलियां ले रहा है, लेकिन शुगर 400 आ रही है। तो पहली चीज़ जो आप लोगों को और जो हमें सोशल मीडिया पे देख रहे हैं उनको समझाने की ज़रूरत है कि भाई सिर्फ शुगर का इलाज दवा नहीं है। जो ये बढ़ती हुई बीमारियां हैं, ये वो बीमारियां नहीं है जिनको सिर्फ दवा से आप सही करेंगे। एक चीज़ तो ये समझ लें, और ये सारी साथ साथ चलती है। शुगर होगी, शुगर के मरीज को हार्ट अटैक होता है तो हम समझते हैं कि इसको दूसरा अटैक हुआ है, पहला नहीं हुआ, पहला हो चुका है। ठीक है, शुगर का मरीज अगर आता है उसको हार्ट अटैक हुआ है तो हमारे जहन में ये होता है कि भाई इसको दूसरा अटैक हुआ है। ठीक है, और शुगर का मरीज जिसका वेट भी बढ़ा हुआ है, जिसका जो है कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, जिसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है, वो ज़्यादा रिस्क पर है कि उसको कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। और ऐसे लोग जो है ना जो शुगर का टेस्ट नहीं करवाते हैं, उनको ऐसा ही होता है अचानक से, या तो फालिज हो जाएगा खुदा न खास्ता, या तो उनको जो है वो हार्ट अटैक हो जाएगा। हम बोलेंगे यार ये तो हट्टा कट्टा था, ये क्या होगा? वो पीछे अंदर बीमारी पिनप पड़ी होती है, वो खुद उसकी अपनी जो है ना चाहत नहीं होती कि यार मैं इसको सामने लेके और उसको ट्रीट करूं। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। अब थोड़ा सा डॉक्टर्स का भी कसूर है इसमें, और डॉक्टर्स का क्या, सिस्टम का कसूर है कि हमें MBBS के दौरान एक भी सब्जेक्ट डाइट पर नहीं पढ़ाया जाता, लाइफ स्टाइल पर नहीं पढ़ाया जाता। हमें क्या पढ़ाया जाता है, हमारी क्या अप्रोच है सारी कि भाई फला बीमारी है इसकी ये दवा है, फला बीमारी है इसकी ये दवा है। अब हम क्या करते हैं, मरीज आया, शुगर हो गई, ग्लूकोफेज लिख के दे दी। ठीक है, अब वो दोबारा आए, हाजी साहब बोला यार मेरी तो शुगर 400 आ रही है। अब वो हाजी साहब ने खाना वही है, सुबह में चावल, सुबह में पराठे खाएंगे, 2 पठान के पराठे लेके आएंगे, चाय में डुबो के खाएंगे, मलाई के साथ खाएंगे,
दोपहर में जो है वो चावल खाएंगे, बिरयानी, फलां की बिरयानी बहुत मशहूर है, फलां का पुलाव बहुत मशहूर है, वो खा लिया। फिर रात में भी इसी को, शाम में कोई दोस्त आया उसके साथ बोतल और बिस्किट खा लिए, और रात में जो है वो घर आके तंदूर की रोटियां और निहारी खा ली। सही है। अब वो हाजी साहब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई ये मैं मैजिक पिल है, ये ऐसी गोली है जादुई कि मैं खाऊंगा और मेरा सब सही हो जाएगा, और वक्ती तौर पे सही हो भी जाता है। लेकिन थोड़ी देर से बाद बोलता है यार अब ये मेमन कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक है, तो मेमन मरीज मेरे पास ज़्यादा आते हैं, तो बोलते हैं कम नहीं करी रहे यार, मतलब ये गोली काम नहीं कर रही। फिर वो कहेंगे यार ये वाली, अब दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, वो कहेंगे ये नहीं, आप ये गोली लो, इसमें 2 गोलियाँ, फिर वो 3 हो जाएंगे, फिर वक्त के साथ 4 हो जाएंगे। फिर वो कहेगा यार आपकी तो शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, अब आप मेरे पास तभी आओगे जब आप इंसुलिन लगाओगे। ऐसे डॉक्टर हैं मार्केट में जो ऐसा गुस्सा करेंगे ना, मेरे पास तभी आना जब इंसुलिन लगानी हो ना, किसी और के पास जाओ। फिर वो बूला भटका कहीं ना कहीं से हमारे पास पहुंच जाता है, फिर उसको समझा देंगे भाई क्या है। अब पहला सवाल जो मैं करता हूँ मरीज से, शुगर का मरीज आया, बोला मुझे इतने साल से शुगर है, 10 साल से शुगर है, हम सपोज कर लेते हैं भाई 10 साल से शुगर है। अब 10 साल से शुगर है, क्या कर रहे हो भाई शुगर के लिए? फला फला दवाई खाता हूँ। अच्छा भाई डाइट? बोला नहीं मैं तो, मुझे किसी ने बताया ही नहीं है। अच्छा भाई एक्सरसाइज? वॉक कर लेता हूँ मैं, खवातीन आएंगे तो मैं घर के कपड़े धो लेती हूँ, मेरी तो यही एक्सरसाइज है। भाई एक्सरसाइज वो होनी चाहिए जिसके करने के बाद आपको एनर्जी आए, आप रिफ्रेश हो जाओ, फ्रेश होके फील करो। अब आप काम करते हो और खवातीन के तो हाथ पैर दुखना शुरू हो जाते हैं, थकावट हो जाती है, तो ये सारे मामला क्या हैं, ये इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। देखें शुगर के कंट्रोल करने में मेरा जो एक मुशाहिदा है कि दवा का रोल सिर्फ 20% है, 80% बाकी चीज़ें आती हैं। एक आपकी खुराक, खा क्या रहे हो, और पहला निवाला बहुत मैटर करता है, वो मैं आपको भी समझाऊंगा क्या करना है। दूसरी चीज़ एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी क्या है। हमारे काम क्या है भाई, बैठे हुए खाना खाएंगे, बैठेंगे टिकटॉक, फेसबुक, फला, ये अच्छा फलाना हो गया, इसकी आंख चली गई, इसका पैर चला गया। अबे भाई इससे बाहर निकलो। तीसरी चीज स्ट्रेस लेवल, हर बंदा स्ट्रेस में, क्या होगा क्या नहीं होगा, फलाना ये हो गया, इसका ये हो गया, वो सारा स्ट्रेस लेके हम बैठे हुए हैं। और चौथी चीज नींद, जिसमें कराची वाले जो है वो सबसे ज्यादा, मैं कहता हूँ, मैं किसी को कह देता हूँ ना कि मैं 11:30 बजे सो जाता हूँ रोज, तो उसको यकीन ही नहीं आता, कहता है भाई मजाक कर रहे हैं, कराची में रह के तो 11:30 बजे सोते जा भाई, ठीक है। लेकिन आप देख लो बिला वजह बैठे होंगे, करोड़ों की बातें करेंगे होटल में बैठ के, सुबह सारे कंगले होंगे, जब उठेंगे तो घर जाएंगे तो भी कंगले होंगे। तो भाई ये चीजें आप जब तक इस चीजों से नहीं निकलोगे, इन चीजों को सही नहीं करोगे। आप देखो पहले कोई शाज़ो नादिर सुनते थे कि फला, ठीक है ना, शाज़ो नादिर ये सुनते थे कि फला शख्स को शुगर है, फला को, लेकिन आप देखो हर घर में अभी एक शुगर का मरीज है, और ये आगे कितना बढ़ेगा आपको मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन जिस तेजी से बढ़ रहा है तो उम्मीद है कि 2030 तक हर दूसरे बंदे को शुगर होगा, जो ये एस्टीमेट लगा। अल्लाह पाक जो है वो अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। और अभी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो नौजवानों को ट्रेन करने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है, और नौजवानों से भी ज़्यादा बच्चों को समझाने की ज़रूरत है। आज हम क्या करते हैं, छोटा बच्चा है, अच्छा भाई भतीजा है मेरा, भांजा है, या मेरा अपनी औलाद है, उसको लेके जाएंगे बाहर, लॉलीपॉप दिला दिया, टॉफ़ी दिला दी, बिस्किट दिला दिया, पापड़ दिला दिया। अब आप एक बच्चे को या तो आप सेरेलैक पिला दोगे जब माँ का दूध छुड़वा दो। अब माँ के दूध में अल्लाह ताला ने ऐसी ऐसी ग़िज़ाइयत रखी हुई है, आपकी सोच है, उसमें प्रोटीन है, उसमें वे प्रोटीन है, उसमें कैसीन है, उसमें ऐसे ऐसे प्रोटीन्स हैं जिससे बच्चे को नशोनुमा मिलती है। आप क्या करते हैं, एक प्लास्टिक में पैक हुआ हुआ सेरेलैक ला के फिर बच्चे के ऊपर, बच्चे को खिलाना शुरू कर देते हैं। फिर बच्चा सारा दिन जो है वो मोबाइल देखेगा, और मोबाइल हाथ में पकड़ा के ही माँ अब खाना खिला रही है। भाई माइंडफुल ईटिंग आप कब सिखाएंगे बच्चों को? माइंडफुल ईटिंग बच्चा सीखेगा कि भाई मैं खा क्या रहा हूँ। देखो अल्लाह पाक ने हाथ क्यों दिया, जब आप खाने के लिए हाथ उठाते हो, चम्मच से क्यों कहते हैं नहीं खाना चाहिए, हाथ से खाना चाहिए? उसका रीज़न ये है कि आप फील करो कि उसका टेक्सचर क्या है, वो उसका टेम्परेचर क्या है, ठंडा है गर्म है, वो हाथ से ही आपको आइडिया हो जाता है, ठीक है। इसी तरह आँख से वो देखता है कि मैं खा क्या रहा हूँ। और तीसरी चीज़ फिर क्या होती है कि वो जायका महसूस करता है कि मुझे फील क्या हो रहा है। वहाँ पे बच्चे को मोबाइल लगा दो, आप उसको खट्टी से खट्टी चीज़ दे दो, वो खाली यूं यूं मुंह बनाएगा लेकिन खा लेगा, क्यों? उसको पता ही नहीं है मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर यही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो देखता है यार फलां का रोस्ट है, फलां का बर्गर है, फलां की बिरयानी, ये वो यही चीज़ें चल रही होती हैं। अब पहले के दौर में बाहर खाना मायूब समझा जाता था, कोई बाहर होटल में खा रहा है बोले अरे इसके घर में खाना नहीं बनता है। और आज के दौर में जो है ना, बाहर तो बंदा डाइन इन करेंगे हम तो भाई, हम तो जो है वो यहीं खा के जाएंगे।
और भरम से बैठे होंगे। आप देखो अभी भी मैं आया हूँ, तकरीबन आधा घंटा दिखा रहा था गूगल मैप, लेकिन रास्ते में जो है वो रेस्टोरेंट्स के बाहर इतना रश था, समझ नहीं आती कि इस मुल्क पर इतना कर्जा कैसे चढ़ गया, इतने लोग जो है वो बाहर बैठ के खाना खा रहे हैं। ठीक है, तो ये जब तक चीज़ें आप ठीक नहीं करेंगे, इन चीज़ों को सही नहीं करेंगे, और ये ग्रास रूट लेवल पे काम होना चाहिए बचपन से, स्कूल से ही। स्कूल की कैंटीन्स में जो है वो इस पे काम होना चाहिए। भाई स्कूल की कैंटीन वालों को एजुकेट करें। कैंटीन में क्या मिलता है? बिस्किट, पेटीज, समोसे, रोल, ये सारी चीज़ें मिल रही होती है। अब यही चीज़ बच्चा खा के बड़ा होगा तो आप उससे एक्सपेक्ट कर, हम कहते हैं यार पहले की खुराकें होती थी यार, अब की कहाँ खुराक है, अब तो सारा ऐसा ही है। तो उसका रीज़न क्या है पीछे? रीज़न यही है कि हमने लाइफ स्टाइल अपना ठीक नहीं किया। ठीक है, हम जो है वो चीनी का इस्तेमाल बेदरेक करते हैं। ठीक है, लंगर है, हम लंगर में भी कोई ऐसी चीज़, मैं तो उस दिन भी एक मुफ्ती साहब के साथ बैठा तो मैंने यही कहा कि आप हम जो है ना किसी इस चीज़ पे काम करें कि लंगर में क्या क्या चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि पहले आप लंगर दे रहे हैं तो पहले सैलेड दें, सलाद दे दें, फिर आप कोई जो है वो चिकन का जो आप बिरयानी में डाल के दे रहे हैं वो पहले सब बॉयल करके अलग से दे दें, और एंड में कार्ब्स दें, चावल, रोटी। अब एक मेरा फॉर्मूला है FPC, फाइबर, प्रोटीन, कार्ब्स। ये मैं मरीजों को समझाता हूँ कि भाई आपका पहला निवाला रोटी या चावल नहीं होना चाहिए, आपका आखिरी निवाला रोटी या चावल होना चाहिए। पहले आप अच्छी खासी प्लेट भर के सलाद खाएं, ठीक है, उसके बाद आप प्रोटीन लें। प्रोटीन क्या है? चिकन, मटन, मछली, बीफ, अंडा, ये सारा प्रोटीन है। उसके बाद कार्ब्स है, चावल, रोटी, ये सारा कार्ब्स में आता है। और फिर अगर आप फ्रूट वगैरह खाना चाहो तो फिर वो हम कहते हैं कि मील के साथ ना लें, आप स्नैक के तौर पर ले लें। यानी शाम में जो आप चाय बिस्किट खा रहे हैं उस टाइम पे आप एक फ्रूट खा लेंगे ना तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, इसको जब सही करते हैं। अब इसका क्या वजह है कि भाई पहला निवाला रोटी क्यों नहीं होना चाहिए? अब देखो मैकेनिज्म है, इसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। या आपने समझ लिया, आपको आगे बहुत काम आएगा। मैं आपको कहीं मिलूँ ना मिलूँ, लेकिन आपको ये बात ज़रूर याद रहेगी, और इंशाल्लाह आप कितने लोगों का जो है वो रहनुमा इसमें कर सकेंगे। देखिए, पहला निवाला आपने ऐसी चीज़ का लिया जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, जिसके अंदर कार्ब्स है, जैसे रोटी, चावल, ये सारा कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, अब इसमें भी फिर दो किस्म की कार्ब्स आती है, कॉम्प्लेक्स कार्ब है और एक सिंपल कार्ब। इसकी हम डिटेल में नहीं जाते, लेकिन आप रोटी खा रहे हैं तो ये एक रोटी 4 चम्मच चीनी के बराबर है। सही है, जब आप रोटी खाते हैं और मैदे से जाती है खून में। अब पहला निवाला आप रोटी का खाएंगे तो मैदे से फौरन खून में जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारी एक पता नहीं क्या रूटीन बनी है कि सुबह सवेरे उठेंगे तो हम फ्रूट खाने का हमें बड़े शौक है। अब पहले ही आपकी बॉडी फास्ट कर रही है, आपकी बॉडी क्रेव कर रही है कि भाई मुझे कुछ मिले, लेकिन आप उसमें अगर ऐसी चीज़ डालोगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगा, और आजकल के फल में वो फाइबर नहीं है जो पहले के दौर में होता था। हमने उसको मीठा करने के चक्कर में इतना एडवांस कर दिया, इतने केमिकल डाल दिए, इतना उसको मॉडिफाई कर दिया कि वो शुगर का ही पार्ट बन गया। ठीक है, तो हम इसीलिए कहते हैं कि पहली ही चीज़ आप जो है ना सुबह सुबह फ्रूट नहीं खाएंगे ताकि आपकी शुगर ना बढ़े। अब आपने क्या किया, रोटी खाई, चावल खाया या फ्रूट खाया, कोई भी चीज़ खाई, तो मैदे से ब्लड में गई, ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ गया। सही है, अब शुगर का लेवल बढ़ेगा तो फिर वो आपको मीटर पे भी नजर आएगा, जो आप चेक करेंगे ग्लूकोमीटर में। इसी तरह अगर आप पहले सब्जी खा रहे हैं, फाइबर खा रहे हैं, उसमें कार्ब्स बहुत कम होती हैं, तो फाइबर क्या करेगा, फाइबर जाके एक लेयर बना देगा मैदे के अराउंड। फिर आपने खाया प्रोटीन, वो प्रोटीन भी फौरन शुगर नहीं बनेगा। फिर आपने खाया चावल, तो वो जब जज्ब होता रहेगा, तो देखिए आपने जब रोटी ली थी तो आपकी ये शुगर ऊपर गई, लेकिन आपने पहला नहीं वाला सलाद लिया, फिर आपने प्रोटीन लिया, तो आपकी शुगर इतनी रहेगी। इस चीज को अपनी प्रैक्टिस में डालना है, एक चीज ये। दूसरा कि आपका जो बैठने का भी काम है ना, तो आप कम से कम आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद खड़े होकर 5 से 10 मिनट वहीं पे चहलकदमी कर लें, क्योंकि जितना आप बैठे रहेंगे उतना आपके साथ मतलब आपका ब्लड फ्लो जो है वो मुतासिर होगा, और वो आपको, जिसकी वजह से आपको वजन बढ़ जाता है। तो हम आजकल कहा जाता है सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। बैठना जो है ना वो सिगरेट पीने के बराबर है। कि आप बैठे रहेंगे तो आपकी मतलब सिगरेट से जितने नुकसान हो रहे हैं उतने आपकी बॉडी पर होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा फिर हमारे पास ब्लड प्रेशर आता है। अब ये देखें, शुगर की भी 2 किस्में, एक है टाइप 1, एक है टाइप 2। टाइप 1 क्या होता है, जिसमें शुरू से लबलबे ने इंसुलिन बनाया ही नहीं है या बना ही नहीं रहा। जब इंसुलिन निकल ही नहीं रहा तो फिर आपकी शुगर बढ़ जाती है। और टाइप 2 वो होता है कि जिसमें आपकी शुगर बहुत ज़्यादा, इंसुलिन बहुत ज़्यादा बन रही होती है, लेकिन आप शुगर इतना कंज्यूम कर रहे होते हो कि वो शुगर जो है वो इंसुलिन की मुजाहिमत का सबब बन जाती है। अब आप एक चीज़ खा रहे हो, अब हम क्या क्या हमारी रूटीन है, हमने चलो सुबह जो पराठा खा लिया, अंडा पराठा खा लिया, अब वो पराठे से सारी शुगर गई ब्लड में,
वो इंसुलिन निकला लबलबे से, मतलब सिग्नल अल्लाह पाक ने मैकेनिज्म रखा है कि भाई जैसे ब्लड में शुगर जाएगी लबलबे से इंसुलिन निकलेगा और वो इंसुलिन क्या करेगा, वो खून से खुलिये में लेके चला जाएगा शुगर को। अब आपने क्या किया भाई, आपने जो है वो पराठा खाया लेकिन आप बैठे हुए हो, सही है। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, आप दोपहर का टाइम हुआ, आपने दोपहर में जो है वो बिरयानी खा ली या चावल खा लिए, कोई भी ऐसी चीज़ खा ली जिसमें कार्बोहाइड्रेट थी। फिर वो शुगर गई ब्लड में और ब्लड से शुगर बढ़ गई और फिर इंसुलिन निकला, इंसुलिन ने जाके सेल में फिर शुगर को घुसा दिया। अब ये कमरा है, ठीक है, एक कमरा है, एक कमरे में आपने जितने 50 लोगों की गुंजाइश थी 50 लोग उसके अंदर आ गए, ठीक है। अब कोई बाहर नहीं जा रहा, कोई ऐसा नहीं है जिसका काम हो रहा हो। अब आपने क्या किया, और भी 50 बंदे 20 बंदे और आ गए। अब आपने जो है वो शाबान साहब ने क्या किया, दरवाज़ा फिर खोल दिया, 20 को भी घुसा दिया। फिर जो है वो 20 और आए, तो शाबान साहब ने कहा मेरा तो काम नहीं है, इमाम साहब अभी जो है ना वो सोर्स लगाएंगे। अब इमाम साहब ने आके फिर दरवाज़ा खोला, 20 और आ गए। अब गुंजाइश कितने लोगों की थी, 50 लोगों की। कितने लोग आ गए, 90 लोग आ गए, ठीक है। तो हमारे खुलियों में भी इसी तरह हो रहा होता है कि गुंजाइश जो है वो बहुत कम शुगर की है, लेकिन वो शुगर सारी हमारे पास जमा हो रही होती है क्योंकि हम उससे एनर्जी हासिल नहीं कर रहे होते, उसको यूज़ नहीं कर रहे होते। तो ये वाले मामला हो रहे होते हैं। अब करते 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 ऐसा होता है कि कोई भी बड़े से बड़े मुफ्ती आजम साहब भी आ जाएं तो दरवाज़ा अभी खुल ही नहीं सकता, अंदर इतनी पब्लिक आ गई है, ठीक है। तो अब इंसुलिन तो है, मतलब सारे बड़े बड़े जो इलाके के इमाम साहिबान हैं वो सारे आ गए हैं, बड़े बड़े मुफ्तियान कराम भी आ गए हैं, लेकिन कमरा नहीं खुल पा रहा है क्योंकि कमरे में गुंजाइश ही नहीं है। तो इंसुलिन आपका लबलबे से निकल रहा होता है, अंदर शुगर भी पड़ी हुई है कि भाई लोग भी और घुसने वाले हैं, लेकिन कोई मतलब ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि इनको हम घुसा सकें अंदर। अब शुगर भी पड़ी हुई है, इंसुलिन भी पड़ा हुआ है और अंदर भी जो है वो शुगर पड़ी है सेल के अंदर। तो इसको हम कहते हैं इंसुलिन मुजाहिमत, मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस। और हम सब ये 80% अवाम जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार हो चुकी है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस ये आगे आपको ब्लड प्रेशर करवाएगा, आगे आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हार्ट अटैक करवाएगा, और यही आगे आपको शुगर भी करवाएगा। और अब एक चीज़, मतलब इंसुलिन बढ़ा हुआ है, पहले ही लबलबा इंसुलिन निकाल रहा है, और आपने क्या किया, कोई भी मोहल्ले के डॉक्टर के पास चले गए, उसने क्या किया, उसने कहा यार HbA1c कराओ, 3 महीने वाला शुगर का टेस्ट करो। वो करवाया भाई 12, भाई अब तो आपकी इंसुलिन शुरू। अब पहले इंसुलिन इतनी ज़्यादा पड़ी है, अब आप क्या कर रहे हैं, आप और इंसुलिन जो है वो ऊपर से दे रहे हैं। अब वो इंसुलिन के दूसरे इफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं। 2 ऐसी दवाएं हैं शुगर की, एक इंसुलिन और एक सल्फोनाइल यूरिया, जो शुगर को लो करवा देती हैं, बिल्कुल मतलब ऐसी लो करवा देती हैं कि बंदा कोमा में भी जा सकता है, या बंदे को समझ नहीं आता, गुनूदगी में जाके गिर जाता है। बाकी दवाएं जो है वो यूग्लाइसेमिक यानी शुगर को नॉर्मल पे लेके जाती है। अब ये शुगर की जितनी भी दवाएं आप लेंगे, उन सब का काम पता है क्या है, वो किसी ना किसी तरह उन खुलियों में दोबारा शुगर को डालेंगे, या तो पेशाब के जरिए वो शुगर को ब्लड से निकाल देंगे, ठीक है। लेकिन ये इसका कोई डेफिनेटिव इलाज नहीं है। शुगर आपकी तब कंट्रोल होगा अगर आपने आज सोच लिया आपको शुगर हो गई और आपने सोच लिया कि मैं सिर्फ दवा लेता रहूँगा, बाकी भाड़ में जाए, मुझे कुछ नहीं करना, तो ये सारी चीज़ें आपको आगे जाके नुकसान देंगी, ये बात याद रखिए। और शुगर जब तक बड़ी होती है ना, मतलब बाजार तो बस ये होता है थोड़ी बहुत गुनूदगी हो गई, बंदा अपने होशों में नहीं होता, चीज़ें भूल जाता है। लेकिन जिस दिन उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन हुई, पेचीदगी हुई, उस दिन पाँव भी कटेगा, उस दिन अल्लाह ना करे गुर्दे भी फेल होंगे, उस दिन बीनाई भी जाएगी। और ऐसे ऐसे हमने लोग देखे हैं ना, जो मतलब घर के अकेले कफील हैं, लेकिन उस वक्त उन्होंने गौर नहीं किया कि मुझे तो ये कर, हम स्ट्रेस में हम जो है ना वो सोचते हैं बिला हो जाएगा। अब देखो हम जितने भी है ना, अक्सर ऐसी चीज़ें होंगी, आप खुद गौर करना कभी, आप जिस चीज़ों का टेंशन ले रहे हैं उसमें 80% ऐसी होती हैं जिनका हम टेंशन लेने की हमें ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन हम ले रहे होते हैं। तो हमारा तवक्कुल इतना कमज़ोर हो गया, ठीक है ना। तो ये मतलब हमें जो है ना सोचने की ज़रूरत है कि हम जब ये चीज़ें कर रहे हैं तो हमारी शुगर बढ़ जाती है। फ़लाँ ने ऐसा बोल दिया, फ़लाँ ने ऐसे क्यों देखा, फ़लाँ ने मुझसे सलाम नहीं लिया, ये नहीं। अरे भाई आप छोड़ें इन चीज़ों को, जब तक आप ये चीज़ें सोचते रहेंगे तो फिर ये मामलात होते रहेंगे। इसी तरह कोशिश ये करनी है कि अल्लाह पाक की दी हुई नेमतें, अब चले मैं कुछ नेमतें आपको बता देता हूँ। गुर्दा जो है ना, गुर्दा, उसके अंदर बहुत सारे खुलिये, ठीक है। कितने खुलिये जो ब्लड को साफ करते हैं, सारा वेस्ट निकालते हैं, जो फिर यूरिन के जरिए आप बाहर निकाल देते हैं। खून की सफाई होती है ना, खून से सारा वो निकलता है। अब वो गुर्दे के अंदर जो ये काम करता है ना खुलिया, उस खुलिये का नाम है नेफ्रॉन। आपको पता है कितने नेफ्रॉन है आपके पास? 10 लाख, 1 मिलियन नेफ्रॉन सिर्फ एक किडनी में, 2 किडनी में 2 मिलियन नेफ्रॉन है। आप जो सूंघते हैं, सूंघने की सलाहियत है
कि यार बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, फलां अतर लगाया, फलां ये लगाया। 5 से 6 मिलियन खुलिए सिर्फ आपके ये वाला काम करते हैं। मतलब आप सोचते हैं ना, एक बंदा आया ना, बोला यार मेरे पैसे नहीं है, इसने कहा यार तो अपना हाथ दे दे, मैं तुझे 1 करोड़ रुपये देता हूँ। तो बोला पागल हो गया क्या? फिर बोला जो पाँव दे दे मैं, तो बोला भाई तेरा तो जिस्म करोड़ों का है, नहीं तो उसको यूटिलाइज तो कर। आप उस चीज़ को समझे तो सही कि भाई हम क्या सोचते हैं, हम बोलते हैं यार बस ये आदत लग गई सिगरेट का, आप किसी को बोल दो छोड़ने का, यार वाह वाह, नहीं मेरा तो दिमाग ही काम नहीं करता। भाई आप देखो अल्लाह पाक की कितनी बड़ी नेमत जो है ना, दांत, लोग इससे महरूम हो जाते हैं तो चबा नहीं सकते भाई, हम जो है वो कहते हैं नहीं यार। फिर कैंसर, खुदा ना, एक पिछले 3-4 दिन पहले मैं एक दावत में गया था, मुझे एक साहब मिले, उनको मैंने देखा था, उनका जब जवानी का दौर था, तो उनकी जो है वो रेडिएशन, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, फिर ऑपरेशन हुआ है, मावे की वजह से उनके मुंह में कैंसर हो गया था, तो ऑपरेशन हुआ है, तो उनकी आंख भी ज़ाया हो गई है। अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे सबको। लेकिन हम कराची वाले जो है वो, बाकी आप कहीं जाए नहीं जाए, कराची वाले देख लो, मावे, अब वो आदाब आजकल आई हुई है, अल्लाह माफ़ करे, हर दूसरा बंदा इसके पीछे लगा हुआ है। तो जब आप इस तरह की चीज़ें खाते रहेंगे तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान है। और ये चीज़ें जो है ना, शुगर, ब्लड प्रेशर, फिर हार्ट अटैक और ये सारी चीज़ें, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे मैदे का भी रोल होता है। मैदा आपका सही रहेगा तो चीज़ें बेहतर रहेंगी, और मैदा आपका डिस्टर्ब रहेगा तो चीज़ें ख़राब रहेंगी। तो अभी कोशिश करें कि आप जो है वो ऐसी चीज़ें खाएँ जिनमें अच्छा खासा फाइबर हो, जो कि हमारी डाइट से बिल्कुल निकल चुका है। सब्जियां खाएं, इस्पागोल की भूसी लें, चिया सीड आप ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो जब ये फाइबर आप लेंगे, फिर उसके साथ प्रोटीन लेंगे। अभी इंडिया में रिसर्च हुई है, पाकिस्तान में ऐसी कोई रिसर्च नहीं हुई। इंडिया में 70% यानी 70% जो अवाम है वो उनमें प्रोटीन की कमी है, प्रोटीन डेफिशिएंट है। अब आप सोच लें पाकिस्तान में अगर ये रिसर्च होगी तो कितना हम प्रोटीन डेफिशिएंट है, क्योंकि हमारा पसंदीदा खाना क्या है? चाय रोटी, चाय बिस्किट, चाय पापे। जब तक आप इस चीज़ से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक जो है वो आपके अंदर ना प्रोटीन होगा, ना आपके अंदर ताकत होगी, ना सारी चीज़ें होंगी। तो ये सारी चीज़ों को आज से बेहतर करना शुरू करेंगे, आज को गनीमत जान के चीज़ें बेहतर करेंगे तो इंशाल्लाह कल आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। मतलब अपनी रूटीन ऐसी बना लें कि डेली आपने एक्सरसाइज करनी है, और सिर्फ वॉक का नाम एक्सरसाइज नहीं है, वॉक तो नॉन एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी है। कम से कम आपको वज़न उठाएं, ठीक है। पहलवानी तो वैसे ही जो है वो इस्लामी दौर में भी एक पेशा रहा है, ठीक है। तो हम क्या है, हम इस चीज़ से बिल्कुल दूर हो गए। हम जब शुगर होती है तब वॉक करना सिर्फ शुरू कर देते हैं। और डॉक्टर भी ऐसे हैं माशाल्लाह, वो उन्होंने कभी खुद ज़िंदगी में वज़न नहीं उठाया, तो आपको भी कभी बोलेंगे नहीं भाई वॉक करते रहो बस। तो ये आपने थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी है, अपना मसल मास बनाना है, अपनी कुव्वत अपनी अच्छी करनी है। जब आप ये अच्छी करेंगे तो आपको इबादत में मज़ा आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। किस चीज़ की? हाँ कर लो। अस्सलाम वालेकुम। बाज़ औक़ात लोग ओवर डोजिंग कर लेते हैं, तो किसकी ओवर डोजिंग कर लेते हैं? खाने की, उससे ये सब ओवर ईटिंग कर लेते हैं। ये ओवर डोजिंग नहीं होता, ये ओवर ईटिंग होता है। तो ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो उसका नुकसान है, उसके बहुत सारे नुकसान आते हैं। अगर तो आप कार्ब का कंटेंट ज़्यादा है, उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, तो आपकी जो है वो आगे शुगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर आप कोई भी चीज़ अपनी लिमिट से ज़्यादा लेंगे ना, वो आपको नुकसान देगी। चाहे वो आप जो है वो देसी घी क्यों ना ले रहे हो या जैतून का तेल ही क्यों ना ले रहे हो, आप जब हद से ज़्यादा लेंगे तो आपको नुकसान देगी। इससे बचा कैसे जाए ये भी बताने। फास्ट फूड वगैरह इससे बचा ऐसे जाए कि आप खाने के जो है वो पेट के 3 हिस्से करें, एक खाने का, एक पानी का और एक हवा का, तो आप इन सारी चीज़ों से बच जाएंगे। अगला महीना भी रमज़ान के। अच्छा, हजरत बता रहे हैं कि अगला महीना रमज़ान का है। मुझे एक वाक़या याद आ गया, एक इफ्तार की हमने एक जगह पे, तो मेरे साथ एक साहब थे, उनको हमने समझाया भी कि भाई थोड़ा हल्का हाथ रखो। तो वो जो है वो उन्होंने कहा यार मुझे तो फिर तरावी के बाद टाइम नहीं मिलता, ये मैंने ठीक है भाई। अब वो हम जो है वो अत्तहियात में बैठे हैं आखिरी रकात की, तो जैसे सलाम फेरा ना, तो मेरे बराबर में बैठे थे, तो जैसे सलाम फेरा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, तो उनकी डकार निकल गई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। फिर दूसरी जगह फिर दोबारा डकार निकल। तो आप ऐसी चीज़ें ना खाएं जिससे आपको जो है वो पेट आपका जवाब दे जाए कि भाई बहुत हो गया। तो अभी कोशिश ये करनी है, रमज़ान में भी हम क्या करते हैं, हमारा मशरूब क्या है रमज़ान में? रूह अफ़ज़ा। पता नहीं कैसे कैसे कलर के, हम देखो कितनी अच्छी
माशाल्लाह कराची वालों में जज्बा है कि आपको घर से अच्छी इफ्तारी जो है बाहर मिल जाती है, ठीक है। लेकिन वो आप अगर ऐसा कोई एहतमाम कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि ऐसी चीज़ें रखें जिससे जो है वो मतलब लोगों को फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। अब हम जो है भर भर के शरबत बनाते हैं, फिर चीनी भी डालते हैं, फिर पता नहीं चाशनी डालते हैं, क्या क्या डालते हैं, तो कोशिश करें इन चीज़ों से थोड़ा सा बचें। आप ऐसे मशरूबात रखें जिनसे शुगर फ़ौरन ना बढ़े, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुजूर, अर्ज़ ये था कि अब कराची में सबसे ज़्यादा चावल खाई जाती है, तो चावल खाने से क्या नुकसानात हैं कि सुबह भी चावल खा ली, दोपहर में भी चावल खा लिया, शाम को भी चावल खा ली, फिर किसी और चीज़ को का नाम ही नहीं होता, तो इसके नुकसानात बताएं ताकि लोग इस चीज़ से बाहर आएँ, इस चीज़ों से बचें। और दूसरी बात, हाफिज़ा मजबूत होने के लिए क्या चीज़ खाया जाए, किस चीज़ की इस्तेमाल किया जाए? भाई देखें, चावल जो है ना वो तीनों टाइम अगर आप चावल खाएंगे और आप चलते रहेंगे, देखें चावल रोटी ये मजदूर की खुराक है। हम कहते हैं मजदूर की खुराक, क्यों मजदूर की खुराक है? उसने सारा दिन काम करना है। अब आपने या मैंने क्या करना है, हमने खाना खाना है, फिर हमने बैठ जाना है, ठीक है। जैसे मेरा काम है कि मैं मरीज़ देख रहा हूँ, ठीक है, किसी और का काम है दर्स व तदरीस का काम होता है लोगों का, तो वो काम ऐसे हैं जिसमें आप बैठे हुए हैं, आप सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जिसको हम कहते हैं कि बैठे बैठे आपका लाइफ स्टाइल गुजरता है, उसमें अगर आप ऐसी चीज़ें खाएंगे तो आपको फिर आगे जाके शुगर और ये सारे मामलात होंगे। हाँ ये है, देखें चावल रोटी बिल्कुल छोड़ना हल नहीं है, ठीक है। चावल आप खाएं, रोटी भी खाएं, लेकिन आप एतदाल में खाएं। और आखिरी निवाला, मतलब मेरा जो तरीका है जो मरीजों को समझाता हूँ कि भाई पहला निवाला आपका रोटी या चावल का नहीं होना चाहिए, आखिरी निवाला रोटी या चावल का होना चाहिए। तो अगर आपको 3 टाइम चावल मिल रहा है तो आप लोगों में बांटें और ख़ुद जो है वो सलाद पर इत्तेफाक करें, थोड़ा बहुत प्रोटीन अंडे शंडे खाएँ तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाए। हाँ, और अक्सर गले में जलन होती है, गला फट रहा होता है, सीना जाम रहता है, तो मैंने बताई नहीं ये बात कि 8 अरब रुपए की राइजेक बिकी है 2 साल या 3 साल पहले का ये वो था, और उसमें 6 अरब सिर्फ कराची वालों ने इस्तेमाल की है राइजेक ओमिप्राजोल। तो आप अंदाज़ा कर लें कि हम क्या करना है। फिर दूसरा सबसे बड़ा जो मसला है ना आपके किचन में या आपके खानों में, सबसे ख़तरनाक जो चीज़ है ना वो ये वेजिटेबल ऑयल है, जो पकवान तेल आपको मिलता है, अब वो सूफ़ी का हो कि कनोला का हो कि सनफ्लावर का हो, जिसका भी हो, ये तेल आपने जो है वो इस्तेमाल नहीं करना है। सारे, एक तो ये तेल, दूसरा ये जो डब्बे वाले मसाले मिलते हैं ये आप इस्तेमाल करेंगे तो इसका आपका मतलब एसिडिटी भी बढ़ाएगा, फिर आपको दूसरे मसले मसाइल। जो डब्बे वाले मसाले आते हैं उसमें एक केमिकल होता है जिसको हम कहते हैं मोनोसोडियम ग्लूटामेट, MSG। ये मसाला जो है ना ये आपको बहुत सारी बीमारियाँ करवाता है। फिर तीसरी एक और बात जो मसला है ना, अब शुगर का मरीज आएगा ना वो बोलेगा मैं शुगर फ्री पापे खा के आऊँ या मैं शुगर फ्री बिस्किट खा के आऊँ। अब एक बिस्किट आप अपने घर में बनाते हैं तो आप 3 दिन या 2 दिन में वो सड़ जाएगा या उसको कीड़ा लग जाएगा। ये ऐसे केमिकल डालते हैं कि वो 6-6 महीने तक जो है ना वो शेल्फ में रह सके। अब हम क्या करते हैं, वही बिस्किट उठा के अपने बुजुर्गों को खिला रहे हैं, वालदा के लिए ला रहे हैं, वालिद के लिए ला रहे हैं। तो ये इस चीज़ से हमें निकलना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके साथ केचप, आप घर में टमाटर की चटनी बना ले, नहीं बना सकते ऐसी जैसे बाहर मिलती है, तो उसमें भी वो केमिकल डालते हैं उसको थिक करने के लिए। और वो केमिकल को अगर आप ऐसे ही ले लें ना, ये केचप के बगैर जो सिर्फ केमिकल वो वाइट कलर का थिक केमिकल होता है वो आप ले लें तो आपको अंदाज़ा होगा वो क्या फालिज होता है। और इसी वजह से जो है वो हमारे पाँव की खून की नालियाँ भी मुतासिर होती है, जिसकी वजह से पाँव काले हो सकते हैं। तो आप सरसों का तेल भी इस्तेमाल करें तो हल्कियाँ, पहले क्या होता था हल्की आंच में खाना बनता था, अब हम क्या करते हैं फास्ट फूड, ये आया भाई ब्रोस्ट डाला उसमें तपते हुए तेल, खोलते हुए तेल में, फिर वही निकाला उसको निचोड़ के फिर आपने खा लिया, ठीक है, या बर्गर बना के आपने खा लिया। तो कोशिश ये करें, पहले जो कोयले पे बनता था ना टिक्का ये वो, ये अभी भी जो चीज़ें बनती हैं इनमें तेल बहुत कम इस्तेमाल होता है, तो आप ऐसी चीज़ें खाएं। और दूसरा हम तेल को समझते ही नहीं है, हम क्या करेंगे चावल, हाँ चावल खा रहे ना, वो चावल में जो आप तेल खा रहे हो ना उसकी कैलोरी, अब एक चावल है, चावल की अब प्याला है उसकी कैलोरी है 200 फॉर सपोज, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट क्या है, अभी जहन में नहीं है मेरा, 200 कैलोरी है, ठीक है। अब आपकी हर बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई आपका वज़न इतना है, आपकी हाइट इतनी है, तो आपको इतनी कैलोरी चाहिए, समझो 1200 कैलोरी चाहिए। अब आपने क्या किया, चावल की एक प्लेट खाई ना, तो उस चावल की एक प्लेट में इतना सारा तेल है जिसने उसको 200 कैलोरी से क्या कर दिया, 500 कैलोरी 600 कैलोरी कर दिया। अब हम मंड के खा रहे होते हैं वही चीज़ें। तो जब तक इन चीज़ों को आप ठीक नहीं करेंगे तब तक ये मसले रहेंगे, आपको तेजाबियत भी रहेगी, सारी चीज़ें। फिर दूसरा, खाने का टाइम नहीं है हमारा, नाश्ता कितने बजे करेंगे, 12:30 बजे, दोपहर का खाना कितने बजेंगे, शाम 5 बजे, दुकान पे जाके करूँगा। और हम जो है ना दुकानें भी हमारी खुलती हैं सारी, काम ही जोहर के बाद होता है
और फिर हम घर आते हैं 9-10 बजे, फिर जो है वो 12 बजे खाना खाएंगे, फिर दोस्तों में चले जाएंगे, करोड़ों की बातें करेंगे, चाय हम रात को पी रहे होते हैं, 2:30-3 बजे चाय पी रहे होते हैं। तो भाई एसिडिटी नहीं होगी तो फिर क्या होगा आपको, तेज़ाबियत नहीं होगी तो और क्या होगा। तो ये सारे मामला हैं, इनको जब तक आप सही नहीं करते तब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी, आपका मैदा वगैरह सब डिस्टर्ब रहेगा। अच्छा, वो जो सवाल मैंने आपसे अर्ज की थी कि हाफजा मजबूत किससे हो, ये आपने हाफजा मजबूत देखें साइंटिफिकली भी प्रूवन है और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कि इधर तकर्ररा फिल कल्ब, तकरार करते रहोगे एक चीज़ की तो हाफजा आपका मजबूत हो जाएगा। और साइंटिफिकली क्या है कि भाई 2 नर्व्स हैं, नर्व्स को हम क्या कहेंगे उर्दू में मुझे नहीं पता, 2 नसें हैं, जब वो नसों में जो है ना, जब आप बार बार पढ़ते रहते हैं तो नसों के जो आपस में ताल्लुक होता है वो मजबूत होता है, तो फिर आपकी मेमोरी में बैठ जाता है। और अक्सर खाने में चावल ही आता है, तो चावल खाते हैं उससे गला खराब हो जाता है, तो इस चावल खा भाई इनको कुछ और ला के दे दो अगर जो भी चावल ला के इनको दे रहा है वो अभी सब्जी और थोड़ा इनके जो है सुबह अंडे का एहतमाम करें इनके लिए, सही है। अभी अर्ज है कि अगर उसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ हो जिसको हम पिए जिससे हमारा गला साफ रहे, या तो भाई वो मैंने बताया ना कि 8 अरब की बिकी है, वो मैं क्या बोलूँ आपको, तो लोग यही खा रहे हैं। और इसका कोई मतलब आप जब तक ये आदत सही नहीं करेंगे तब तक जो है ना इसका कोई हल नहीं है, आप फिर यही चीज़ें खा रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे 2 सवाल थे कि जो ब्लड कलेक्ट करते हैं, जो ब्लड कलेक्शन होती है उसमें जो एल्कोहल स्वाब इस्तेमाल होती है, साफ साफ लिखा होता है कि एल्कोहल से बनी हुई है, और इस्लाम में भी साफ है कि एल्कोहल हराम है, तो उसका इस्तेमाल कैसा है? ये तो फिर मुफ्ती साहब बताएंगे आपको भाई, मुझसे आप हेल्थ का पूछे कुछ। अच्छा, वो मैं कह रहा था कि हमारे जो ज़्यादातर खानों में रोटी और पराठे इस्तेमाल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, और जब तक कि हम 2 या 3 रोटी नहीं खाएं हमारी अम्मा को लगता है नहीं कि ने खाना नहीं खाया। अगर आप सब्ज़ी भी खाएं, फाइबर भी लें, प्रोटीन भी लें, रोटी के साथ ही लेते हैं, तो फिर नहीं तो आपको देख के लगता है आपकी अम्मा सही बोलती हैं, आप थोड़ा खा लें। तो वैसे जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक वैसे होता है कि घर वालों को होता है कि यार 2 रोटी खा लें, 3 रोटी खा लें, ये जब तक होता है जब तक आप बीमार नहीं होते, फिर वो घर वाले ही केयर कर रहे होते हैं कि यार ये 1 रोटी खा ली और इसकी शुगर इतनी बढ़ गई है, तो जब तक इन चीज़ों को समझेंगे नहीं। हाँ ये कर सकते हैं कि भाई घर वालों की एजुकेशन अगर हो जाए ना इस मामले में कि ये चीज़ें, तो आप मेरा यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक पेज भी है, वो फॉलो करवा दें घर वालों को, तो उनको समझ आ जाएगी। डॉक्टर यामीन बोचा माहिर ज़ियाबतीस के नाम से आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा हज़रत, ये सवाल करना था कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है बिल्कुल हाई हो जाता है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो 3-4 गोलियां लिख के दे देता है, खाने के बाद वो ऐसा होता है गोलियां खा ली और वो सर फटने पे आ जाता है, कभी वो लो हो रहता है कभी वो हाई हो रहता है। और ये भी बता दें कि ब्लड प्रेशर लो किन चीज़ों से होता है और हाई किन चीज़ों से होता है? देखें ब्लड प्रेशर लो हाई की तो बाद में बात है, हम पाकिस्तानियों को मसला ये है कि हम कहते हैं कि पहली गोली खा लें हम सब सही हो जाए। अब ब्लड प्रेशर आपका एक बार हाई आता है तो तरीक़ेकार ये है, गाइडलाइंस ये कहती हैं कि आप दिन में 2 दफ़ा इसको चेक करें और कम से कम 5 दिन से 7 दिन तक चेक करें कि आपका कंटिन्यूसली ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आ रहा है या नहीं। अब आपका ब्लड प्रेशर आप चेक ही नहीं करेंगे फिर, और उसको भी पता है डॉक्टर को भी कि घर जाके चेक नहीं करेगा तो आपको दवाएं लिख के दे देता है। ठीक है, अब देखिए मसला ये होता है, एक तो ये इशू है कि मरीज़ जो है वो टेस्ट कहता है मुझे नहीं करवाना। अब पता चला भाई रीज़न क्या है, या तो गुर्दे की एक नाली होती है रीनल आर्टरी जिसको कहते हैं, उसमें कभी कभी जो है वो तनाव आ जाता है तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, या फिर कोलेस्ट्रॉल आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, जैसे ब्लड प्रेशर शुगर वालों को होता है 80% जो है ना जिस वजह से शुगर बढ़ती है उसी वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। तो जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कोलेस्ट्रॉल कितना है तब तक आप उसको जो है ना जज नहीं कर सकते। तो क्या करता है डॉक्टर, उसको वो सेफ्टी के तौर पे आपको 3-4 दवाएं दे देते हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल कम करने की भी होती है, ब्लड प्रेशर की भी होती है, खून पतला करने वाली भी होती है, कि ऐसा ना हो कि आज चला जाए और ये 2 महीने बाद आए फालिज के साथ। तो ये सारे मामला हैं। तो ब्लड प्रेशर बढ़ना तो इन्हीं वजह से बढ़ता है, बाकी कम होने की बहुत सारी वजूहत है, इन्फेक्शन कोई चल रहा है उसकी वजह से भी हो सकता है, मावा खाने वालों का अक्सर बीपी लो होता है, ठीक है, या इस तरह की कोई चीज़ें ले रहा हो उसका बीपी लो होता है, नशा करने वाले का बीपी अक्सर लो होता है। तो उसका रीज़न यही होता है कि आपकी खून की नालियाँ डायलेट हो जाती हैं, खुल जाती हैं। जब किसी वजह से खून की नालियाँ खुलेंगी तो बीपी को लो करेंगे, ब्लड प्रेशर को लो करेंगे। पान का भी इसी तरह। ये जो है ना ब्लड प्रेशर लो होना या हाई होना,
इन कौन सी चीज़ें ऐसी खाई जाएँ जिनसे ये नॉर्मल रहे? भाई देखें, ब्लड प्रेशर जिसका हाई रहता है ना, उसके लिए तो सबसे बेस्ट यही है कि वो रोज़ाना 30 मिनट की वॉक करें, ठीक है, या थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी करता रहे। अब उसका रीज़न उसके पीछे देखना पड़ेगा। अब आप पानी कम पी रहे हो, आप जो है वो रोज़ उठते हो, उठते साथ ही एक स्टिंग पीते हो, दोपहर में भी स्टिंग पीते हो, ठीक है, या आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, तो ये स्टिंग पता नहीं पीता नहीं, स्टिंग पी रहे होते हैं लोग। तो जब तक आप इन चीज़ों से नहीं निकलेंगे, मेजोरिटी आपकी, अभी देखें ना सिंगापुर में, मैं आपको बताऊं, सिंगापुर में जो है ना एक टाइम आया कि शुगर ब्लड प्रेशर की शरह अचानक से बहुत बढ़ गई, ठीक है। तो सिंगापुर की गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने जो है वो बहुत सारी चीज़ें की। उन्होंने एक तो ये किया कि बाइक और गाड़ी, इनके लाइसेंस, इनके चीज़ें बहुत महंगी कर दी। तो लोगों ने क्या किया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना शुरू किया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट उनका बहुत अच्छा है, हमारा वाला हाल नहीं है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल किया तो वो चल के जाते थे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या किया कि जितनी भी ये कोल्ड ड्रिंक्स है ना, इन सब पे जो है वो भारी भरकम टैक्स लगा दिया। चीनी वाले जितने आइटम है भारी भरकम टैक्स लगा दिया, तो लोगों ने पीना ही छोड़ दिया। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास अभी भी यही चीज़ें सस्ती हैं, और बाइकआउट के चक्कर में हमने जो है ना कोला नेक्स्ट बहुत ज़्यादा पी ली, फला कोला, ये कोला, जहाँ जाओ अपनी कोला, उसकी कुदरत कोला, पता नहीं क्या क्या कोला है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हम वो सारी चीज़ें हमने कहा बाइकआउट कर रहे हैं, भाई कोला नेक्स्ट लाओ, भाई फला नहीं लाओ। तो हम जब तक इस चीज़ से नहीं निकलेंगे, हम समझते नहीं हैं। अब मैं कहीं जाता हूँ ना, मेरी बड़ी नाराज़गी का मैं इज़हार कर देता हूँ, अभी तो मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ कि भाई ये तरीका नहीं होता आप, हम आपके पास आए और आप कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हो, ठीक है। तो हम इस चीज़ से जब तक बाहर नहीं आएंगे, हम क्या करते हैं कि यार कोल्ड ड्रिंक बहुत। एक मैं डॉक्टर साहब से मिलने गया, बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, कारी साहब के मुरीद हैं वो, तो कारी मुस्लिउद्दीन सिद्दीकी साहब के। तो उनके पास गया तो उनका कंपाउंडर आया, वो आके बोतल दे रहा है मुझे। तो मैंने कहा हज़रत ये आपके एंड पे अगर इस तरह होगा तो फिर हम दूसरों को किस तरह मना करेंगे। तो जब तक ये चीज़ों से हम बाहर नहीं आएंगे तब तक जो है वो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। मतलब हमें समझना पड़ेगा, और यही जो मुफ्ती साहब ने पहले कही ना कि कुछ चीज़ें के लिए जब तक आवाम खुद नहीं निकलेगी ना तब तक चीज़ें सही नहीं होंगी। अब आवाम खुद ही कह रही है कि भाई मैं फ़लाँ अभी पुलाव खुला है तो सब पहुँच गए, फ़लाँ मंदी हाउस खुला है तो सब पहुँच गए, फ़लाँ जो है वो हंगरी अभी भी खुला है तो सब पहुँच गए। जब तक हम लोग इस चीज़ का बाइकआउट नहीं करते हैं, घर का खाना इज़ बेस्ट खाना। मेरे पास एक बंदा आया था, वो सिर्फ उसने एक अपनी चाय पापे की आदत ठीक कर ली। उसका 3 महीने वाली शुगर थी, जब मेरे पास आया था 12.1 थी। अभी वो घर का खाना खाता है और चावल रोटी भी खा रहा है, ठीक है। बस ये पैटर्न हमने एक तो उसका सही कर दिया। आज वो आया था 6.1 HbA1c, 3 महीने के बाद, जो 3 महीने के पिछले जो 3 महीने की शुगर बताती है, वो 12 से 3 महीने के बाद 6.1 पर आ गई। बोला मुझे, ये इसने बोला यार आप तो बहुत ज़्यादा मुझे सख्ती कर रहे थे, लेकिन मैंने बस ये आपकी बातों से मैं समझा हूँ जो, तो मैंने उस पर अमल किया तो मेरी शुगर यहाँ से यहाँ हो गई। तो उसने यही बोला, मैं जो है ना मेरी रूटीन थी सुबह पराठा चाय या पापे चाय खाने की, वो मैंने बंद कर दी, और मैं जो है ना वो इसी रूटीन को फॉलो कर रहा हूँ, तो मेरी चीज़ें बेहतर हो गई, ठीक है। तो ये मतलब छोटी छोटी चीज़ें आप उसको सही कर देंगे। आप देखें एक बार जो है ना आप फजर पढ़ लें, उसके बाद सोए नहीं, अगले दिन ऐसा सर दुखेगा, रात में नींद नहीं आएगी, ये वो चिड़चिड़े हो जाओगे, दूसरे दिन तीसरे दिन चौथे दिन आपको रात को 10:30-11 बजे नींद नहीं आए तो मुझे बताना। हम ये चीज़ सोचते ही नहीं है। हम भाई सबसे अच्छा रिस्क तलाश करने का वक्त कौन सा, सुबह का। उस वक्त हम सो रहे होते हैं, हम उठते ही 11 बजे, फिर बोलते हैं यार कारोबार बिल्कुल भी नहीं हो। भाई कारोबार कैसे होगा, तुम रिस्क का तलाश करने के टाइम पर तो तुम सोए हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी बताएं। आजकल हम देख रहे हैं कि मेंटल इलनेस और साइकेट्रिक डिसऑर्डर बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या इसका ताल्लुक डाइट से भी है? और दूसरा, इस चीज़ को, इसकी मेडिकेशन को नॉर्मलाइज किस तरह किया जाए? अगर किसी को मशवरा भी देते हैं साइकेट्रिस्ट के लिए तो वो बिगड़ जाता है, तुम मुझे पागल समझ रहे हो, तो क्या किया जाए? भाई देखिए, मेंटल हेल्थ का सबसे बड़ा ताल्लुक जो है ना वो हमारा सोशल मीडिया। हम देखते हैं फ़लाँ ने ये गाड़ी ख़रीद ली, फ़लाँ वहाँ पहुँच गया, फ़लाँ थाईलैंड के टूर पे गया, फ़लाँ इधर गया, तो वो चीज़ें हमारे अंदर कॉम्प्लेक्स लेकर आती हैं। या हम जो है वो, मुझे तो एक रीज़न इसका ये भी लगता है कि हम हलाल हराम की तमीज़ भी भूल गए हैं। वो उसका रीज़न यही है कि भाई ये इतना शॉर्टकट से पैसे वाला हो गया तो मैं भी हो जाऊँ। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है, मेंटल इलनेस का। हाँ, डाइट भी हो सकता है कि आप हाई कार्ब डाइट लें तो फिर उससे मूड डिसऑर्डर्स होते हैं, डोपामीन रश वगैरह। डोपामीन रश ज़्यादा कहाँ आता है, मोबाइल सोशल मीडिया देख के अचानक से देखा यार खुश हो गए, फला अच्छा ये, तो ये जब आप ये करते हैं तो डोपामीन रश होता है। तो जितनी बार मोबाइल देखेंगे ना, हम देखो बैठे बैठे भी हमारा बार बार दिल करेगा मोबाइल निकाल के वो करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, फलां का मैसेज तो नहीं आया, इसका तो नहीं आया। फिर वो शाह अब्दुल हक साहब की मुझे बात याद आ गई, शाह अब्दुल हक कादरी साहब की,
कि स्टेटस लगाएंगे फिर देखेंगे कि जिसके लिए लगाया वो देख रहा है कि नहीं देख रहा, उसने अभी तक देखा है कि नहीं देखा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बेटर करती है। आप एक बार जो है ना अपने आप को मतलब ये डोपामिन रश से निकलें, आप सोचें कि यार आज के दिन मैंने मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना, तो आप देख लें जिस दिन सिग्नल नहीं होते उस दिन आप देखें कितना सुकून होता है। आपको घर वाले भी नज़र आते हैं, अच्छा ये मेरे वालिद साहब है, ये मेरी वालदा है, ये मेरे भाई बहन है। तो इस चीज़ से आप निकलेंगे तो आपको समझ आएंगी। अब हमारा जो है कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो हो गया, आप आई कांटेक्ट नहीं कर सकते किसी के साथ। क्यों? थोड़ी देर करेंगे आपको पता नहीं अजीब सी फीलिंग आएगी। क्यों? क्योंकि आपने जो है ना हर वक्त मोबाइल देख रहे होता है। यहाँ बैठे बैठे भी 4 दोस्त बैठे हैं, या तो करोड़ों की बातें करेंगे या मोबाइल लेके बैठे होंगे, अरे इसने ये कर लिया, अरे फलाने ने ये कर लिया। तो आप जब तक इस चीज़ से बाहर नहीं आएंगे तो आपकी मेंटल इलनेस भी ठीक नहीं होगी। आपको आजकल समझ नहीं आ रहा यार, अभी कल तो इतवार गुजरी थी, आज फिर हफ्ता आ गया। तो हम जो है वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आपका एक दिन पहले सोच लेंगे कल मैंने क्या क्या करना है, ठीक है, तो इससे आपकी बहुत चीज़ें बेहतर हो जाएंगी।